नमस्ते और इंडिया स्टेट स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास का अध्ययन करता है। इसे पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय अंतर्गत सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा चलाया जाता है। रियासतों का विलीनीकरण हम सब जानते हैं, एक मुश्किल प्रक्रिया थी जिसके चलते नए राज्य 4 प्रशासनिक श्रेणियों पार्ट ए, बी, सी और डी में बढ़ गई। यह सीरीज मुख्य 3 कैटेगरी यानी पार्ट ए, बी और सी पर गौर करती है। पहले कुछ एपिसोड में हम भाग ए के अंतर्गत आने वाले राज्यों और उन्हें बनाने वाली रियासतों के विलय का पता लगाएंगे। मतलब वे राज्य जिनकी रियासतों को उनके संबंधित ब्रिटिश प्रांतों में मिला दिया गया था। इसमें सभी प्रकार की रियासतें शामिल थीं, जैसे कि बड़ौदा, कोल्हापुर जैसे बड़े राज्यों से लेकर संदूर जैसे छोटे और कम जाने पहचाने राज्य और गुजरात और उड़ीसा के छोटे राज्य। राज्यों के अधिकांश विलय समझौतों को, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के विलय समझौतों को एक तरह से प्रमाण बना के तैयार किया गया था और उनका प्रशासन प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। आइए अगले 11 एपिसोड में इनमें से प्रत्येक राज्य और राज्य समूहों की कहानी को अधिक विस्तार से सुनते हैं। ये सारे एपिसोड हमारी इंडिया स्टेट स्टोरीज की टीम ने लिखे आर्टिकल पर आधारित हैं। इन आर्टिकल की मदद से हमने ये चर्चा तैयार की है। आप शो नोट्स में संबंधित आर्टिकल की लिंक पा सकते हैं। तो जैसा हमने सुना, पार्ट ए राज्य वो थे जहां रियासतों को ब्रिटिश प्रांतों में मिलाया गया। भारत की आज़ादी के बाद देश का नक्शा बहुत तेजी से बदल रहा था। सैकड़ों रियासतें थीं, अलग अलग दर्जे थे उनके जी। और अब उन्हें नए भारत का हिस्सा बनना था। ये प्रक्रिया कहीं आसान थी तो कहीं बहुत मुश्किल। बिल्कुल, बहुत उतार चढ़ाव थे। आज हम ऐसी ही 3 खास रियासतों पर गहराई से बात करेंगे। टिहरी गढ़वाल, रामपुर और बनारस। इन तीनों का विलय हुआ संयुक्त प्रांत में, जो बाद में उत्तर प्रदेश बना। हाँ, और ये तीनों रियासतें मतलब पृष्ठभूमि के हिसाब से, इतिहास के लिहाज से और विलय की जो उनकी कहानी है वो भी काफी अलग अलग है। सही। हमारे पास जो जानकारी है एक लेख से, उसमें इसका काफी अच्छा ब्यौरा मिलता है। हाँ। तो आज हम उसी के आधार पर इन कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारा मकसद भी यही है कि ये समझे कि ये विलय सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं थे। इनमें चुनौतियां क्या थीं, शासकों और भारत सरकार के बीच क्या बातचीत हुई, कैसे ये अलग अलग रास्ते तय करके आखिरकार संयुक्त प्रांत में शामिल हुई। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चलिए इस दिलचस्प ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं और इन विलयों की तह तक जाते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले शायद हमें इन रियासतों के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए, है ना? उनकी अपनी अपनी पहचान क्या थी? हाँ, ये अच्छा रहेगा। टिहरी गढ़वाल से शुरू करें। जरूर। टिहरी गढ़वाल नाम से ही लगता है पहाड़ी रियासत। जी। इसकी सीमाएं हिमाचल प्रदेश और उस वक्त के संयुक्त प्रांत दोनों से लगती थीं। और इतिहास काफी पुराना लगता है। बहुत पुराना। लेख बताता है कि शायद 688 ईस्वी के आसपास स्थापना हुई थी। मतलब एक बहुत ही प्राचीन राजवंश। सोचिए जरा। और विलय के समय क्षेत्रफल था कोई 4,500 वर्ग मील, आबादी करीब 4 लाख। अच्छा खासा बड़ा पहाड़ी इलाका था। हाँ, और इसके बिल्कुल उलट अगर हम रामपुर को देखें। अच्छा। वो मैदानी इलाके की रियासत थी और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण। ये कभी जो शक्तिशाली रोहेला के ना, उनका एक मुख्य केंद्र था ये। हाँ, रोहेलखंड का नाम सुना है जी। आकार में टिहरी से काफी छोटा, लगभग 900 वर्ग मील, लेकिन आबादी ज्यादा थी, करीब 5 लाख। ज्यादा घनी आबादी। हाँ, और रामपुर की एक और खास बात थी, वो अपने प्रगतिशील प्रशासन और औद्योगिक विकास के लिए जाना जाता था। अच्छा, मतलब मॉडर्न सोच थी थोड़ी, कह सकते हैं। तो एक प्राचीन पहाड़ी राज्य, दूसरा ऐतिहासिक औद्योगिक मैदानी राज्य और तीसरा है बनारस। बनारस, ये तो फिर एकदम अलग कहानी है। हाँ, बनारस का नाम आते ही तो बस प्राचीनता, धर्म, गंगा घाट। बिल्कुल। रियासत बहुत पुरानी थी, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजों ने इसका काफी हिस्सा अपने नियंत्रण में ले लिया था। ओह। और औपचारिक रूप से एक राज्य का दर्जा इसे वापस 1911 में ही मिला था। मतलब हाल ही में, उस वक्त के हिसाब से। मतलब ताजा राज्य बना था एक तरह से। हाँ। क्षेत्रफल रामपुर जितना ही, लगभग 875 वर्ग मील, और आबादी टिहरी गढ़वाल जितनी, करीब 4 लाख। तो ये 3 अलग अलग किरदार हैं हमारे सामने। जी। एक सदियों पुराना पहाड़ी राज्य, एक रोहिल्ला विरासत वाला प्रगतिशील राज्य और एक प्राचीन धार्मिक नगरी जिसे हाल ही में राज्य का दर्जा मिला। जाहिर है विलय की कहानियां भी अलग होंगे।
बिल्कुल। तो चलिए रामपुर से शुरू करते हैं। आपने बताया रोहिल्ला विरासत, मुस्लिम आबादी भी थी, विभाजन का माहौल था। नवाब साहब पर क्या असर था इन सब का? सर सैयद रजा अली खान बहादुर। उन पर दबाव था, काफी दबाव था। कुछ बाहरी तत्व थे जो नहीं चाहते थे कि वो भारत में शामिल हों। अच्छा। और राज्य के अंदर भी जो मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, उनके मन में भी स्वाभाविक तौर पर कुछ चिंताएं थीं। भविष्य को लेकर उन्हें विश्वास दिलाना जरूरी था। माहौल थोड़ा नाजुक था। लेकिन नवाब साहब का अपना रुख क्या था इस दबाव के बीच? यही तो रामपुर की कहानी खास हो जाती है। नवाब साहब ने इन दबावों को कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने भारत सरकार के प्रति पूरी निष्ठा दिखाई। अच्छा। वो न सिर्फ विलय के पक्ष में थे, बल्कि लेख तो ये कहता है कि वो पहले महत्वपूर्ण मुस्लिम शासक थे जिन्होंने खुले तौर पर बिना किसी हिचक के अधिमिलन मतलब एक्सेशन स्वीकार किया। ये तो बड़ी बात है उस समय के हिसाब से। बहुत बड़ी बात। तो क्या उन्होंने सिर्फ हाँ कहा या कुछ और भी किया इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए? उन्होंने एक बहुत ही, मैं कहूँगा, प्रैक्टिकल और दूरदर्शी कदम उठाया। जो अल्पसंख्यक चिंताएं थीं उनको दूर करने के लिए, और ये पूरा बदलाव आराम से हो जाए, इसके लिए नवाब ने खुद सरकार को प्रस्ताव दिया। क्या प्रस्ताव था? उन्होंने कहा कि विलय से ठीक पहले कुछ समय के लिए रामपुर को अस्थायी तौर पर एक मुख्य आयुक्त प्रांत यानी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बना दिया जाए। चीफ कमिश्नर प्रोविंस, इसका मतलब क्या था? ठीक ठीक। इसका मतलब था कि प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के अधीन आ जाएगा। एक चीफ कमिश्नर उसका मुखिया होगा, मतलब केंद्र सीधे कंट्रोल करेगा उस इलाके को। नवाब का ये प्रस्ताव दिखाता है कि वो सिर्फ राजी नहीं थे, वो ये भी पक्का करना चाहते थे कि बदलाव शांति से हो, व्यवस्थित तरीके से हो, लोगों को, खासकर अल्पसंख्यकों को कोई परेशानी ना हो। और सरकार ने मान लिया? हाँ, भारत सरकार ने उनका ये प्रस्ताव मान लिया। ये तो वाकई बहुत समझदारी वाली बात लगती है। अच्छा, रामपुर की लाइब्रेरी का भी बहुत नाम है, उसका क्या हुआ? हाँ, रामपुर रजा लाइब्रेरी, वो सिर्फ लाइब्रेरी नहीं, एक खजाना है। सही। दुर्लभ पांडुलिपियां, इस्लामिक धर्मग्रंथ और खासकर मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स, उसका कलेक्शन तो लाजवाब है। तो विलय के समय उसका क्या तय हुआ? यही तो दिलचस्प बात है कि कैसे इस राजनीतिक प्रक्रिया के बीच में इस सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का भी ध्यान रखा गया। कैसे? विलय समझौते में ये तय हुआ कि नवाब ये लाइब्रेरी भारत सरकार को सौंप देंगे। ओके। लेकिन एक शर्त के साथ कि इसका मैनेजमेंट एक ट्रस्ट देखेगा। अच्छा, ट्रस्ट? हाँ, ताकि यह पक्का हो कि लाइब्रेरी की देखभाल ठीक से हो और ये ज्ञान का केंद्र बनी रहे। ये दिखाता है कि विलय सिर्फ जमीन या सत्ता का ट्रांसफर नहीं था, सांस्कृतिक जिम्मेदारियां भी थीं। और सरकार इस शर्त पर मान गए, ये भी अच्छी बात है। बिल्कुल, ये उस दौर में सांस्कृतिक संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता दिखाता है। तो नवाब ने प्रस्ताव रखा, लाइब्रेरी का मामला सुलझा, समझौते पर दस्तखत कब हुए? नवाब साहब इसमें भी सबसे आगे रहे। 15 मई 1948 उन्होंने विलय समझौते पर साइन कर दिए, और ऐसा करने वाले वो पहले शासक बने। सबसे पहले? जी हाँ। इसके बाद जैसा तय हुआ था, रामपुर अगले 6 महीने तक केंद्र सरकार के अधीन एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस के तौर पर चला। ये ट्रांजिशन पीरियड था। संक्रमण काल। और फिर 1 दिसंबर 1949 को रामपुर औपचारिक रूप से संयुक्त प्रांत यानी यूपी में पूरी तरह मिल गया। तो रामपुर की कहानी तो काफी सुलझी हुई और एक तरह से प्लान्ड लगती है। नवाब की भूमिका बहुत अहम रही इसमें। बिल्कुल, एक सोची समझी रणनीति थी। लेकिन क्या टिहरी गढ़वाल में भी ऐसा ही हुआ? वहां तो हमने शुरू में बात की थी कि कुछ अंदरूनी दिक्कतें चल रही थीं। हाँ, टिहरी की स्थिति बिल्कुल अलग थी। 1948 तक आते आते वहां राज्य के अंदर ही जिम्मेदार सरकार की मांग उठने लगी थी। आंदोलन हो रहा था। लोग अपनी भागीदारी चाहते थे शासन में। जी, तो शासक ने इस मांग पर एक कोशिश की, एक लोकप्रिय मंत्रालय बनाने की कोशिश की, मतलब स्थानीय नेताओं को सरकार में शामिल किया। अच्छा, तो कोशिश तो हुई। हाँ, पर लेख कहता है कि ये प्रयोग पूरी तरह फेल हो गया। फेल हो गया? क्यों? शायद अनुभव की कमी रही हो, या प्रशासनिक ढांचा कमजोर था, या आपसी खींचतान। वजह कई हो सकती हैं। नतीजा ये हुआ कि राज्य में एक तरह की प्रशासनिक अस्थिरता आ गई, गड़बड़ी फैल गई। मतलब यहाँ विलय का दबाव बाहर से ज्यादा अंदर से ही बन गया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि छोटी रियासतों के लिए शासन चलाना कितना मुश्किल हो सकता था। कई बार उनके पास बड़े राज्यों जैसा सिस्टम या अनुभव नहीं होता था। सही। तो जब अंदरूनी व्यवस्था बिगड़ने लगी तो फिर केंद्र सरकार को दखल देना पड़ा। केंद्र ने क्या किया? वीपी मेनन? हाँ, वीपी मेनन, जो सरदार पटेल के मंत्रालय में रियासतों के मामले देख रहे थे, उन्होंने सिचुएशन संभाली। उन्होंने टिहरी गढ़वाल के महाराजा और उनके मंत्रियों को दिल्ली बुलाया बातचीत के लिए।
और बातचीत में क्या तय हुआ? जाहिर है बात यही हुई होगी कि अब आगे क्या रास्ता है, मौजूदा हालात में राज्य का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, और नतीजा विलय के पक्ष में निकला। अच्छा। इन बातचीत के कुछ टाइम बाद 18 मई 1948 को महाराजा ने विलय समझौते पर दस्तखत कर दिए। 18 मई? रामपुर के ठीक 3 दिन बाद? हाँ बिल्कुल, रामपुर 15 मई, टिहरी 18 मई। तो ये तो बहुत तेजी से हुआ। और प्रशासन का क्या हुआ फिर? समझौते पर साइन होते ही टिहरी गढ़वाल राज्य का प्रशासन औपचारिक तौर पर संयुक्त प्रांत की सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। तो यहाँ विलय की वजह बनी राज्य की अपनी अंदरूनी अस्थिरता और शासन की नाकामी। रामपुर से एकदम अलग कहानी। सही कहा आपने। एक जगह शासक की पहल, दूसरी जगह अंदरूनी संकट। अब तीसरी रियासत पर आते हैं, बनारस। इसका मामला तो इन दोनों से भी अलग था। बनारस, हाँ, इसका नाम आते ही गंगा, घाट, धर्म, ये सब दिमाग में घूमता है। क्या इन चीजों का विलय पर असर पड़ा? आपने कहा था मामला पेचीदा था। बिल्कुल पेचीदा था। यहाँ दो खास बातें थीं। पहली, बनारस के जो उस वक्त के शासक थे, महाराजा विभूति नारायण सिंह, वो दत्तक पुत्र थे। उन्हें पिछले शासक ने गोद लिया था। अच्छा, अडॉप्टेड थे। जी, तो उनकी ये स्थिति थोड़ी खास थी। और दूसरी, जो शायद ज्यादा अहम बात है, वो ये कि काशी यानी बनारस के जो अनगिनत धार्मिक रीति रिवाज और परंपराएं हैं, उनमें बनारस के महाराजा की एक खास पारंपरिक भूमिका होती थी। मतलब वो सिर्फ राजा नहीं थे? नहीं, वो एक धार्मिक और सांस्कृतिक सिंबल भी थे। उनकी एक पहचान थी जो सिर्फ राजनीति से नहीं जुड़ी थी। अच्छा, तो ये सिर्फ राजनीतिक विलय का मामला नहीं था, इसमें गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक तार जुड़े थे। बिल्कुल, और इसीलिए महाराजा के साथ विलय पर बातचीत काफी लंबी चली। लेख में तो कई लंबी और थकाऊ चर्चाएं जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। समझ सकती हूँ। भारत सरकार को सिर्फ प्रशासन को एक करना नहीं था, उन्हें महाराजा की इस खास धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति का सम्मान भी करना था और उसे भविष्य के लिए सुरक्षित भी रखना था। ये एक बहुत नाजुक बैलेंस बनाने जैसा था। तो आखिरकार सहमति बनी कैसे? क्या महाराजा मान गए? हाँ, काफी बातचीत विचार विमर्श के बाद और शायद उनकी चिंताओं को समझकर उनका हल निकालने के बाद वो आखिरकार विलय के लिए सहमत हो गए। उन्होंने 5 सितंबर 1948 को विलय समझौते पर साइन किए। सितंबर में, रामपुर और टिहरी के कुछ महीने बाद। जी। क्या समझौते में उनकी इस धार्मिक भूमिका को लेकर कुछ खास लिखा गया था? कोई विशेष प्रावधान? हाँ, और यही बनारस के विलय की सबसे खास बात है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दिखाता है कि भारत सरकार विलय की प्रक्रिया में सिर्फ प्रशासनिक एकता पर ही जोर नहीं दे रही थी, वो स्थानीय सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं के प्रति भी जागरूक थी। कम से कम इस मामले में तो ऐसा लगता है। अच्छा। समझौते में खासतौर पर ऐसे प्रावधान डाले गए जो काशी से जुड़े धार्मिक समारोहों और परंपराओं में महाराजा की जो पारंपरिक स्थिति और भूमिका थी उसे बनाए रखते। मतलब उनकी वो खास पहचान बनी रहेगी। हाँ, ये उनकी उस यूनिक सांस्कृतिक पहचान को स्वीकार करने और उसका सम्मान करने का एक तरीका था। ये जानना वाकई दिलचस्प है। तो हमने देखा रामपुर में नवाब की राजनीतिक समझदारी और सहयोग, टिहरी गढ़वाल में अंदरूनी प्रशासनिक नाकामी और बनारस में धार्मिक सांस्कृतिक पहलुओं पर लंबी बातचीत और विशेष प्रावधान। 3 राज्य, 3 बिल्कुल अलग रास्ते। बिल्कुल, रास्ते भले अलग थे, मंजिल एक ही थी, संयुक्त प्रांत का हिस्सा बनना। और एक और दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों राज्यों के साथ जो विलय समझौते हुए ना, रामपुर, बनारस और टिहरी गढ़वाल, उनका जो मूल ढांचा था, जो मॉडल था, वो काफी हद तक एक जैसा था। अच्छा, कैसा मॉडल था वो? ये वही स्टैंडर्ड मॉडल था जिसे भारत सरकार ने पहले उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलय के लिए इस्तेमाल किया था। ओके। इसमें विलय की शर्तें होती थीं, प्रशासन कैसे सौंपा जाएगा, संपत्तियों का बंटवारा कैसे होगा, और शासकों के जो निजी अधिकार और सुविधाएं थी उनसे जुड़े प्रावधान होते थे। निजी अधिकारों और सुविधाओं में शायद प्रिवी पर्स भी शामिल था। इसका जिक्र तो हमेशा आता है रियासतों के विलय की बात में। हाँ बिल्कुल, प्रिवी पर्स इन समझौतों का एक बहुत अहम हिस्सा था। ये वो सालाना रकम थी जो भारत सरकार विलय के बदले में उस वक्त के शासकों और उनके वारिसों को देती थी। किस लिए? उनके निजी खर्चों के लिए, उनकी जीवन शैली और उनके पद की गरिमा बनाए रखने के लिए। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से रियासत की आमदनी के बदले में दिया जाने वाला मुआवजा था। क्या हमें पता है कि इन 3 रियासतों के शासकों के लिए कितनी प्रिवी पर्स तय हुई थी? हाँ, लेख में इसका जिक्र है। टिहरी गढ़वाल के महाराजा के लिए 3 लाख रुपए सालाना। 3 लाख। बनारस के महाराजा के लिए 2,80,000 रुपए सालाना। ओके। और रामपुर के नवाब के लिए सबसे ज्यादा
7 लाख रुपए सालाना रकम तय की गई थी। 7 लाख? रामपुर के लिए सबसे ज्यादा? जी, ये रकमें उस समय के हिसाब से काफी बड़ी थी। हाँ, जाहिर है रामपुर के लिए सबसे ज्यादा होना शायद राज्य की आमदनी और नवाब के सहयोग दोनों को दिखाता होगा। हो सकता है। तो अगर हम पूरी टाइमलाइन को एक बार फिर से देखें, रामपुर ने सबसे पहले साइन किया 15 मई 1948। जी फिर टिहरी गढ़वाल 18 मई 1948 बिल्कुल। और कुछ महीने बाद बनारस 5 सितंबर 1948। सही। और रामपुर का अंतिम विलय वो चीफ कमिश्नर वाले पीरियड के बाद 1 दिसंबर 1949 को हुआ। एकदम सही। ये तारीखें दिखाती हैं कि समझौते पर साइन करने तक की प्रक्रिया तो कुछ महीनों में ही काफी तेजी से पूरी हुई। हाँ, बस रामपुर के पूर्ण विलय में थोड़ा ज्यादा समय लगा क्योंकि वहाँ वो खास इंतजाम किया गया था। जी, वो संक्रमणकालीन व्यवस्था। तो इस पूरी चर्चा से क्या सार निकलता है? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये समझ में आई कि भारत का एकीकरण, जिसे हम कई बार बस एक घटना की तरह देख लेते हैं, वो असल में एक सीधी रेखा नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। ये तो कई जटिल बातचीत, स्थानीय दबाव, शासकों के अपने अपने रवैये, समझौते और एडजस्टमेंट का मिला-जुला नतीजा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। रामपुर की वो रणनीतिक समाज और सहयोग, टिहरी गढ़वाल की वो अंदरूनी मजबूरी और बनारस की वो धार्मिक सांस्कृतिक संवेदनशीलता, इन तीनों ने अपनी अपनी कहानी गढ़ी। ये विविधता ही उस दौर की हकीकत थी। हर रियासत अपने आप में एक अलग पहेली थी जिसे सुलझाना था। ये सब समझने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। इन रियासतों का विलय तो हो गया संयुक्त प्रांत में, आज के उत्तर प्रदेश में। प्रशासन एक हो गया, नक्शे बदल गए, लेकिन क्या उनकी वो जो खास पहचान थी रामपुर की, वो रोहेला औद्योगिक विरासत, टिहरी की पहाड़ी संस्कृति, बनारस की वो धार्मिक सांस्कृतिक धुरी, क्या ये सब आज भी यूपी के अंदर किसी रूप में जिंदा है? ये एक बहुत अहम और सोचने वाला सवाल है। विलय के इतने दशकों बाद जो राष्ट्रीय एकता की एक बड़ी धारा है, उसमें ये स्थानीय, ये क्षेत्रीय पहचानें कितनी घुल मिल गई हैं और कितना अपना वजूद बचा पाई हैं। हाँ। क्या आज भी इन इलाकों में जाएं तो उनकी पुरानी रियासतों की कोई छाप दिखती है? जी। चाहे वो इमारतों में हो या रिवाजों में या फिर लोगों की यादों में, या फिर ये सब बस इतिहास की किताबों में सिमट कर रह गया है? यही सवाल हमें इस पर सोचने को मजबूर करता है कि एक राष्ट्र के तौर पर एकीकरण और जो क्षेत्रीय या स्थानीय पहचानें हैं, उनके संरक्षण के बीच का संतुलन कैसे बनता है और वक्त के साथ ये संतुलन कैसे बदलता है। इन 3 रियासतों के विलय की कहानी हमें इसी मुश्किल संतुलन की याद दिलाती है और ये सोचने का एक बिंदु देती है कि अतीत की विरासतें आज के दौर में कैसे जीती हैं या जी सकती हैं।